स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे चैनल जनहित में जारी में। तो सबसे पहले ये हम बता देते हैं कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है तो आप भी आईएएस के लिए तैयारी कर सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल। अगर स्टैटिस्टिक्स है या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है तो आप ग्रेजुएशन में जा करके, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप आईएएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम इंटरव्यू से स्टार्ट करेंगे। इंटरव्यू में आपका जो पहला दिन रहता है या जब वहाँ पर आप एंट्री करते हैं तो क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में? देखिए, जब आप जाते हैं इंटरव्यू, जिस दिन आपका डेट होता है, सबसे पहले तो आप जब यूपीएससी भवन में जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कतार लगी होती है जो एस्पिरेंट्स रहते हैं। कई आपको चेहरे जाने माने दिख जाते हैं, कई अनजाने दिखते हैं। उनमें से आपको लगता है कि शायद ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे या इनसे या आप आगे बढ़ेंगे। तो इंटरव्यू का दिन बहुत खास होता है क्योंकि आप रिटन क्लियर करके आए होते हैं एंड वो आपका आखिरी दिन होता है जिसके बेसिस पर आप डिसाइड होगा कि आप आगे जाएंगे या आपका क्या भविष्य होगा आईएएस पर। तो इंटरव्यू का दिन मेरा तो मैं बताऊं तो बहुत अनसर्टेनिटी थी, थोड़ा डर भी था कैसे क्या होगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी था कि यहाँ तक आए हैं तो आगे तो पार हो ही जाएगा। तो मिली जुली फीलिंग्स रहती है इंटरव्यू वाले दिन। अच्छा, इंटरव्यू वाले दिन जब आप गई वहाँ पर यूपीएससी भवन में तो फैमिली वाले भी मतलब गया था आपके साथ कोई? हाँ, मेरे पापा गए थे। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा हम बैकवर्ड में चलते हैं कि रिटन एग्ज़ाम हो जाता है, उसका 1-2 महीने बाद ही रिजल्ट आता है जी। तो अच्छा, कुछ को लग जाता है कि कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा क्लियर हो जाएगा रिटन, 50% अधर में रहते हैं, 25% को लग जाता है कि हमारा क्लियर नहीं होगा। तो इन 2 महीनों में स्टूडेंट्स को या फिर जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो किस प्रकार से उनको अपनी स्टडी में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर किस प्रकार से अप्रोच बनाना चाहिए? सबसे पहले उनके लिए जो अधर में रहते हैं कि होगा या नहीं होगा, या उनके लिए क्या मतलब आपके अनुसार क्या होना चाहिए? देखिए, 1 साल आपने अपनी प्रिपरेशन को दिया होता है और आपका रिटन जब क्लियर होता है तो थोड़ा सा 1-2 दिन ब्रेक लेना चाहिए, खुद को रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन जो कंफ्यूजन में है कि मेरा होगा या नहीं होगा, ये तो फ्यूचर बताता है। तो लेकिन हाथ पर हाथ रख के उस टाइम नहीं बैठना चाहिए। अब 1-2 दिन गैप ले लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, दोस्तों से मिलो जिनसे इतने टाइम तक नहीं मिले हो, और फिर मैं लेकिन सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि होना ना होना तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं होगा। तो प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, करंट अफेयर्स या स्टैटिस्टिक्स जो देखते हैं वो कंटिन्यू रखिए, ब्रेक मत करिए। अच्छा, अब आप पहले अपना बता दीजिए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहता है और आपकी इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन रहती है वो कैसी रहती है? देखिए, अब आप इंटरव्यू स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, अब आपको खुद को पहचानना होगा। इंटरव्यू जब रिटन क्लियर होता है, आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं। उस एप्लीकेशन में आपके बारे में सब कुछ पूछा जाता है। तो आप कहाँ रहे हो, क्या पढ़ा है, कितने साल किस प्लेस पर रहे हो, आपका हॉबी एंड सब कुछ पूछते हैं। तो वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप बहुत ध्यान से भरिएगा पहले तो, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है, जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं, उनके पास वही डैफ रखा होता है। उस डैफ के हिसाब से ही वो आपको सबसे पहले पहचानते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, स्टार्टिंग भी उसी से होती है क्वेश्चंस की। अच्छा, कभी कभी ये होता है, मैं आपको टोक रहा हूँ, कभी कभी ये होता है कि डैफ फॉर्म भरते समय मान लीजिए कुछ मिस्टेक हो गया या फिर कुछ गलत भर दिया उसमें, मतलब अपने आप को शो करने के लिए कभी हम नहीं किए होते वो चीज़ें भी फिलअप कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना मतलब है सही कि वहाँ पे पकड़ लिए जाएंगे ऐसा करने से? बिल्कुल। देखिए, आप जो भरोगे डैफ में वो पूछा जाएगा, तो बहुत ध्यान, 15 दिन या 20 दिन देते हैं डैफ फिल करने के लिए, पूरा आप टाइम लो, गलत मत फिल करिए। और अगर आप मान लीजिए गलती से गलत कर भी दिया या ओवर कॉन्फिडेंस में, तो फिर ऐसा प्रिपेयर होके जाइए कि बस जवाब दे पाए आप। अच्छा, वहाँ ब्लफ करना मतलब एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं और ऐसा हुआ तो वो बैड इंप्रेशन है। वो तो बिल्कुल है जी। अच्छा, इसके बाद आपने रिटर्न आने के बाद जब क्वालिफाइड हो गया आप, तो आपने मतलब अपने आप से प्रिपरेशन किया या फिर किसी बाहर एक्सटर्नल से आपने मदद ली इसके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? देखिए, आईएएस के लिए इंटरव्यू में ज़्यादा हेल्प नहीं अवेलेबल है, कहीं नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है। अब आ गई हो तो आई डोंट नो, मेरे टाइम तो नहीं थी।
तो मैंने खुद से ही प्रिपरेशन किया था। उसके बाद मेरा पहला जो अटेम्प्ट था वो भी मेरा सेल्फ स्टडी से ही था, और उस पहले अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी। सेकेंड में मैंने कोचिंग ली थी, लेकिन उसमें भी इंटरव्यू का उतना हेल्प, मतलब ऐसा नहीं कि मॉक इंटरव्यू होते हो, तो वो हुआ नहीं था। तो खुद से ही मैंने प्रिपरेशन किया था, कोई हेल्प नहीं थी। बाकी यूट्यूब और बाकी जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो तो रहते ही है सबके पास। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा, मतलब कि किस प्रकार रहा होगा, आपको अगर याद हो तो वो हमें थोड़ा सा बताइए कि ओवरऑल इंटरव्यू किस चीज़ पर बेस्ड था आपका सिर्फ, और क्या एग्जांपल्स के आपको लाइव एग्जांपल या इसमें जो मॉडल मतलब चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, जैसे हमारे स्टैटिस्टिक्स में मॉडल्स बेस्ड रहते हैं चीज़ें, उस प्रकार से आपका कुछ पूछा गया था? क्या टेक्निकल था या फिर ऐसे ओवरऑल पर्सनालिटी वाला था? देखिए, मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं दोनों का बता देती हूँ। जब पहला इंटरव्यू जो था वो 2 पैनल थे वहाँ पे। मुझे सुनने में आया कि जो दूसरे पैनलिस्ट थे, जो दूसरे चेयरमैन थे, वो जीएस का ज़्यादा पूछ रहे थे। जो मेरे पैनलिस्ट जो चेयरमैन थे वो स्टैटिस्टिक्स का ज़्यादा पूछ रहे थे। तो क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये सारे डिपेंड करेगा कि वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में क्या बोला, क्या भरा है, और क्या क्वेश्चंस आपसे पुट अप हो गया है और आप क्या बता पा रहे हो। उसी से आगे बढ़ बढ़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीएस तो पूछते ही हैं, टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे मेरे पहले इंटरव्यू में मुझसे पूछा व्हाट इज प्राइम नंबर। अब जो पर्सन एमएससी स्टैटिस्टिक्स से जा रहा है वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि प्राइम नंबर पूछा जाएगा, बट मुझसे प्राइम नंबर पूछा। वो पूछने का सेंस सिर्फ इतना था कि उनको नॉलेज तो पता ही है कि होगा ही, बच्चा इस लेवल तक आ रहा है, तो उन्हें बस ये जानना था कि हाउ आई एम हैंडलिंग दैट क्वेश्चन। और इनफैक्ट यू नो वहाँ साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं पैनल में, तो जब मैंने रिप्लाई दिया आई नो आंसर वाज राइट, उन्हें भी पता था आंसर वाज राइट, बट उन्होंने बोला नहीं। सो ही वांटेड टू सी हाउ आई एम रिएक्टिंग टू हिज रिएक्शन। तो आपको ना बहुत शांत होना होगा वहाँ पे, जिससे कि जो इंटरव्यूअर है वो शांत रहकर ही आप आंसर कर पाएंगे। और हाँ, एग्जाम्पल बेस्ड जैसे क्या होता है, सैम्पलिंग से मुझसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने सिचुएशन मुझे दी थी कि एक सिचुएशन दी थी, वो मुझे अभी थोड़ा मैं भूल रही हूँ, लेकिन उसका बस यही था कि अगर ये सिचुएशन में आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ करोगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपका बेसिक ठीक है, तो वो आप आंसर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे सेकेंड इंटरव्यू में मुझसे इकोनोमेट्रिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए थे। जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे मेरे डैफ के बारे में पूछ लिया, हॉबी जो मैंने लिखी थी उससे रिलेटेड पूछ लिया, मेरे सिटी से रिलेटेड पूछा था। इनफैक्ट कई मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, उनको तो जैसे वो सिंपल बोल देते हैं ये मीठा रखा है आप खाइए। सही में उन्होंने तो ऐसे भी चलता है इंटरव्यू। वो रखा रहता है क्या कुछ? बिल्कुल रखा रहता है खाने पीने के लिए। हाँ, कभी कभी जैसे उनके लिए रखा होता है, अगर मान लीजिए उन्हें किसी को ऐसे जज करना है तो वो रखवा देते हैं उनके लिए भी। अच्छा। और ऐसा भी नहीं है कि आप को सारा ओरल इंटरव्यू ही होगा, हो सकता है आपसे कुछ प्रूफ करा दे वो। सो इंटरव्यू इज वेरी अनसर्टेन। बस आपको क्या है, कॉन्फिडेंट रहना है खुद पे, ब्लफ नहीं करना है, जो लिखा है वो बोलिए, नहीं आ रहा है तो वो भी कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए। वो वहाँ आपको कुछ कम फील कराने के लिए नहीं बैठे हैं, वो बस आपको जानना चाह रहे हैं, तो बस कॉन्फिडेंट रहिए। अच्छा, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे इंटरव्यू में आपने बताया कि आपका जो भी रहा, हम ये जानना चाहते हैं कि भाषा का कितना बड़ा खेल रहता है उसमें। जैसे कि कुछ यूपी बोर्ड से होते हैं और कुछ आके एमएससी में इंग्लिश पूरा पढ़ते हैं, बीएससी में भी पढ़ते हैं, तो इस भाषा का क्या खेल रहता है कि हम इंग्लिश में ही इंटरव्यू दें या हिंदी में दें या फिर मिक्स करके दें, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछते हैं कि हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, तो आपको वहाँ फिल करना होता है कि आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे या इंग्लिश में, तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई आपसे प्रश्न पूछा गया और आप वहाँ एक भाषा में बताने में असमर्थ हैं, तो उस जगह पर आप दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम डाला है एज अ लैंग्वेज, तो आपने इंटरव्यू आपने जो प्रिपेयर किया वो आपने इंग्लिश में दे दिया, उसके बाद आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप अगर उसका रिप्लाई हिंदी में दे रहे हैं, तो वो फिर इंप्रेशन नहीं सही है। वो दिखाता है कि आप ये चीज़ याद कर आए, आपने वो बोल दिया इंग्लिश में, फिर आप हिंदी में आ गए। तो ऐसा नहीं करना है, आप जो लैंग्वेज लिखा है आपने उस पर स्टिक रहिए। लेकिन कोई अगर क्वेश्चन आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं एक भाषा में, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू में मेन पर्पस होता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। लैंग्वेज मैटर उतना नहीं करती है, लेकिन हाँ, ये जो इंट्रोडक्शन और बाद में हिंदी में आने पे ये जो मैंने बताया, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी लैंग्वेज उतना नहीं मैटर करती है, बस आप खुद को समझा पा रहे हैं।
जो इंटरव्यूअर है वो भी, जो पैनलिस्ट है वो कोई हिंदी में आपसे पूछेगा, कोई इंग्लिश में पूछेगा, तो जरूरी नहीं है एक ही लैंग्वेज चल रही हो। अच्छा ये उसमें डैप में भरवा लिया जाता है पहले से कि आप इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे? जी ये भी बात है। हाँ। अच्छा तो अगर आपने हिंदी चूज किया हुआ है तो जो पैनल में बैठे हुए हैं वो ट्राई करेंगे आपसे हिंदी में ही पूछने का। अच्छा फिर आप मतलब इंग्लिश और हिंदी का कोई, अगर आपसे इंग्लिश में बात करते हैं वो, हाँ। तब पर भी अगर हिंदी में जवाब देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन इंटरव्यू में ये है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, खुद को समझा पा रहे हो, भाषा उतना मैटर नहीं करेगी। अच्छा अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एक एमएससी पास आउट स्टूडेंट भी इंटरव्यू जाता है जी। और बीएससी पास आउट भी इंटरव्यू जाता है, तो क्या एडवांटेज रहता है वहाँ पर कि अगर बीएससी वाला है स्टूडेंट है तो वहाँ पर क्या रहता है, और एमएससी वाला स्टूडेंट रहता है तो उसमें बेसिक इंटरव्यू में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस रहता है? देखिए इंटरव्यूअर को पता है कि जो मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन वो बीएससी है, इसके लेकिन सिर्फ बीएससी के ही स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, पीएचडी किए हुए, एमएससी किए हुए कई तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे, कैंडिडेट्स आते हैं। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके लेवल तक ही पूछे जाएंगे। अगर आपने बीएससी मेंशन किया अपने डाफ में, उन्होंने देखा आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक होगा। एमएससी किया है तो उस लेवल का होगा, एमएससी में आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उस पर भी शायद क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं रहता है, बस वो क्वेश्चंस फ्रेम उस एक तरीके से हो जाते हैं कि आपका ग्रेजुएशन लेवल क्या है। अच्छा इंटरव्यू का मोड बेसिक क्या होता है वहाँ पे, मतलब किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं कि सिर्फ प्योर आपका जो चीज़ें पढ़ रख के आए हैं आप, क्योंकि रिटर्न एग्जाम तो क्वालिफाई करके आए हैं, वो आपकी क्षमता दिखाता है कि आपने अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ के रखा हुआ है, तो उस बेसिस पे रहता है कि सिर्फ सब्जेक्टिव वाइज चलता है या फिर दोनों मिक्स चलते हैं, एग्जाम्पल भी उतना ही देना चाहिए, या फिर अगर कुछ क्वेश्चन कुछ और पूछा है हमसे और उसके साथ हम एक्स्ट्रा कुछ और बताना चाहें या एडिशनल एग्जाम्पल जोड़ दें तो वो बेहतर रहता है कि जितना पूछा जाए उतना ही सटीक जवाब दे दो, खत्म करो? देखिए यूपीएससी में मेंस के बाद जो स्टेज होता है उसे कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू नहीं कहता है उसे यूपीएससी। तो पर्सनालिटी टेस्ट में आपका पर्सनालिटी वो जज करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने उसका जितना जवाब आता है आपने उसको दिया, अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है उससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप बोलेंगे क्वेश्चंस उसी से पुट अप होते हैं इंटरव्यू में, तो आप उतना ही बोलिए जहां तक आपको लगता है कि आप जवाब दे सकते हैं। एक स्मार्ट वे ये भी होता है कि कई कैंडिडेट इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर लेते हैं। कैसे? वो ड्राफ्ट में ऐसा कुछ मेंशन करते हैं कि उन्हें लगता है कि इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है। मैंने किया था। अच्छा। जैसे हॉबीज लिखते हैं जो, कुछ लोग क्या करते हैं कि इंटरव्यूअर को वास्ट सब्जेक्ट दे देते हैं। मान लीजिए उन्होंने सिंगिंग लिखा, मेरी हॉबी है, सिर्फ सिंगिंग लिखना इंटरव्यूअर को एक वाइड फील्ड दे देना है कि आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें, कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल, सिंगिंग सिंगर का नाम बताइए। बिल्कुल, कई तरीके की सिंगिंग होती है, तो अगर आप स्पेसिफिक रहेंगे तो वो उस स्पेसिफिकेशन जो आपने स्पेसिफिक हॉबी डाली है उस पर ही वो पूछेंगे। जैसे मैंने मेरी हॉबी लिखी थी क्विल्टिंग। क्या? क्विल्टिंग, तो मुझे पता था नहीं शायद पता होगा उन्हें या कुछ नया है। और मैं क्विल्टिंग क्या होता है क्विल्टिंग क्या होता है कि जो पेपर स्ट्रिप्स होती है ना, उन पेपर को पतली पतली स्ट्रिप्स में काटते हैं, उनको रोल करते हैं, एक कुछ क्राफ्ट बनाते हैं। अच्छा, वो जैसे बचपन में नहीं वो बनाते थे क्राफ्ट मोड़ मोड़ के पेंसिल से, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके कुछ और टूल्स भी आते हैं। तो वो मैंने लिखा था। मैं एक्चुअली जब मैं इसमें थी ग्रेजुएशन में, एनएसएस में मैं थी। अच्छा। तो उसमें हमें सिखाया गया था और मुझे थोड़ा आर्ट क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट भी है, तो मैंने वो लिखा था और मुझसे पूछा गया उस पे क्वेश्चन, बिकॉज वो अलग था थोड़ा, मुझे पता था उस पे आएगा, तो मैंने सब कुछ उसके बारे में पढ़ लिया था। इनफैक्ट जैसे कई लोग डांसिंग लिखते हैं, कोई अगर एक स्पेसिफिक डांस फॉर्म भी वो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ना उसके बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पता नहीं क्या वो पूछ ले। तो जैसे जो कुछ लोग अपनी हॉबी से अलग भी लिख देते हैं, जैसे कुछ लोगों ने लिख दी कैरम छोटा टॉपिक है, तो कुछ इंटरनेशनल गेम्स होते होंगे, कुछ बहुत कम प्लेयर्स होंगे जो सबको नहीं पता है, थोड़ा सा बता दिया तो हो गया। तो क्वेश्चंस मोड जीएस भी रहेगा, स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा, आपने जो लिख रखा है वो भी रहेगा, जहां आप रहे हो वहां भी रहेगा, और आपसे कह देंगे मुझे अपने शहर घुमाइए, क्या घुमा सकते हैं आप। अच्छा, जो रिटर्न का वो मिलता है नंबर, वो क्या उनके पास रहता है? नहीं, शीट पे अवेलेबल रहता है कि किसमें कितना मिला हुआ है? मुझे जहां तक लगता है शायद नहीं रहता है, क्योंकि अगर रहा तो ये फिर बायसनेस हो जाएगी और यूपीएससी ऐसा करता है। वो देख लेंगे ना कि किसमें कौन सा कमजोर है, तो उसी से पूछने लगे। मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए, बाकी मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर
तो वहाँ पे मान लीजिए आधा जवाब आ रहा है जी, आधा नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? मैं फिर वही बोलूंगी, ब्लफ नहीं करना है, मतलब उनको घुमाना नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है तो मैं कुछ भी बोल दूंगा तो वो समझ जाएंगे। नो, वो हमसे बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो समझ जाएंगे आप कब उन्हें घुमा रहे हो। तो जहां तक देखिए, अगर पूरा नहीं आता है तो पहले बोल दीजिए कि मुझे इस चीज में थोड़ा कम नॉलेज है, बट जितना आता है आई कैन एक्सप्लेन। ये स्टार्टिंग में बोल देंगे तो जितना आ रहा है वो समझ जाएंगे कि ठीक है। क्या बोलना है? आई कैन एक्सप्लेन। यस, मतलब जितना मुझे लिमिटेड नॉलेज है, बट जितना है बेस्ड ऑन दैट आई कैन गिव रिप्लाई या आंसर टू दैट क्वेश्चन। ऐसा करके बोल सकते हैं। मान लीजिए आप बीच में कहीं अटक रहे हैं, 2 मिनट सोच लीजिए, या बोल, जब आपको रिप्लाई करना है तो थोड़ा सोच लीजिए पहले कि क्या बोल सकते, फ्रेम कर लीजिए माइंड में, फिर बोलिए। और मान लीजिए बीच में बोलते बोलते आप अटक गए तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑनेस्टली उनको बोल दीजिए कि राइट नाउ आई एम अनएबल टू रिकॉल, अभी याद नहीं आ रहा है तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, एंड दे अंडरस्टैंड ऑल्सो। कोई वहाँ आपको ग्रिल नहीं करता है। आपके साथ हुआ ऐसा इंटरव्यू में कि मतलब ना आ रहा हो क्वेश्चन? जी, हुआ है मुझसे। उन्होंने एग्जिट पोल से रिलेटेड कुछ पूछा था और मुझे आ नहीं रहा था, तो मैंने बोल दिया था सिंपल कि सर आई डू नॉट हैव नॉलेज राइट नाउ रिगार्डिंग दिस। तो ही अंडरस्टूड, फिर क्वेश्चन दूसरा आ गया। अच्छा, लगातार जैसे यहाँ हम लोग पेपर देते हैं तो लगातार 3-4 क्वेश्चन उनको नहीं आ रहे होते हैं एग्जाम टाइम में, तो दिमाग खराब हो जाता है कि अब क्या करें। आपको ऐसा कभी हुआ, या मान लो ऐसी सिचुएशन हो जाए कि लगातार 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक आ ही ना रहे हो उसमें इंटरव्यू में, क्या करना चाहिए उससे? देखिए, ऐसा होता है जब खासकर इंटरव्यू में मॉरल तो डाउन होता है, थोड़ा तो लगता है कि क्या चल रहा है, लेकिन उस टाइम में खुद को संभालिए, क्योंकि कुछ 15-20 मिनट का इंटरव्यू चलता है, कभी ज़्यादा भी चलता है, तो उस टाइम में ही आपको वो जज करेंगे। उन्हें भी पता होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको आ रहा हो, तो वो क्या करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपको अच्छा किस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो। वो ऐसा फिर कर देते हैं, अगर उन्हें लगता है कि 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो वो खुद ही वो पूछ लेते हैं। और मान लीजिए ऐसे नहीं पूछा है तो फिर भी आप काम रहो, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप बता लोगे, वहाँ आपका नॉलेज नहीं टेस्ट हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है, आप कैसे हैंडल कर रहे हो सिचुएशन में। रियल बेस्ड एग्जांपल्स का कितना अहम रहता है उसमें? अगर बोल दिए कि ये टॉपिक आपको कोरिलेशन समझाना है या रिग्रेशन समझाना है, तो इन सब चीज़ों में जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया, उसमें हम बहुत से कम एग्जांपल दे पाते हैं, जैसे अदर पार्ट हो गया उसमें हम लाइव एग्जांपल मतलब रियल बेस्ड एग्जांपल ज़्यादा रहता है। तो रियल बेस्ड एग्जांपल का कितना महत्व रहता है आपको देने में, जब आप आंसर दे रहे हो? देखिए, अब आप अगर इंटरव्यू स्टेज पर हो तो अब आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि आप कुछ भी किसी भी लेमैन को समझा पाओ। जो आप पढ़ोगे अब वो इस ढंग से पढ़ना कि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप वो चीज़ समझा पाओ। उसके लिए आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, या ऐसे एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। इंटरव्यू में अगर आपको एग्जाम्पल पता है आप बता सकते हो, या जितना, मैं फिर वही बोलूँगी, सब मैटर करता है कॉन्फिडेंस पे। आप अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक का नहीं आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंटली जितना आता है उतना बता दीजिए। एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो शो करता है कि हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनके एग्जाम्पल्स नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना बताइए, बस कॉन्फिडेंटली बताइए। अच्छा, ये जब आप एंट्री करती हैं उसमें हॉल में, तो उसमें ऐसे सीरियल नंबर दिया होता है कि हाँ इस नंबर पे ये कैंडिडेट आएगा, इस नंबर पे ये कैंडिडेट आएगा। मान लीजिए उस सीरियल नंबर पे वो कैंडिडेट नहीं पहुंचता है, तो वो क्या ऐसा अपनी तरफ से आप टाइम लेके कुछ 15 मिनट बाद या 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद फिर से इंटर, ऐसा कुछ होता है क्या प्रावधान वहाँ पे? देखिए उस समय नहीं जा पा रही जिसमें आपका नंबर है, आपको इंटर करना है वहाँ पे हॉल में, तब कुछ ऐसा है कुछ इंटरव्यू के टाइम पे? हाँ, देखिए ऐसा तो पहली बात करना नहीं चाहिए। जो आपको स्लॉट्स दिए होते हैं रोल नंबर वाइज, आपका दिन एंड स्लॉट मेंशन होगा जब इंटरव्यू की लिस्ट आती है, डेट, तो आपको उससे पहले ही वहाँ पहुँचना होगा। इनफैक्ट 1-2 घंटे पहले पहुँचना होगा, क्योंकि फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और अगर आप उस टाइम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो शायद एंट्री ना दें आपको, वो एंट्री भी नहीं देंगे अगर आप लेट हो रहे हैं। सिंसियरिटी को भी दर्शाता है बिल्कुल, कि आप हाँ, इतने बड़े इंटरव्यू के लिए आप जो ऐसे बात और ऐसा 2 दिए इंटरव्यू, मैंने कभी देखा नहीं और सुना भी नहीं। अब जो नहीं आएगा इंटरव्यू तो इसका सेंस ये है कि उनको शायद नहीं अभी पार्ट लेना है। हाँ, अच्छा, ये इंटरव्यू के जैसे हम लोग में वो कंपटीशंस होते थे, उसमें कैटेगरी डिसाइड होती थी कि इस कैटेगरी के लिए इतना नंबर दिया जाएगा, इस कैटेगरी के लिए इतना नंबर दिया जाएगा। इंटरव्यू में क्या मतलब कितनी कैटेगरीज या किन किन कैटेगरीज पे नंबर दिए जाते हैं? जैसे ड्रेसअप का हो गया, बोलने का तरीका हो गया, वे ऑफ टंग हो गया आपका,
आई कांटेक्ट हो गया, तो इन सब की कितनी कैटेगरी आपके हिसाब से कितनी होती है? देखिए कैटेगरीज तो रहती होंगी, वो पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी चेक कर रहे हैं, तो यस ये जो आपने जितने गिनाए हैं ये सब कैटेगरी तो होंगी, इसके अलावा भी और भी शायद होती हूँ। तो एक जैसे एक यूपीएससी का इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को जाना चाहिए, उस हिसाब से उसको खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि एटलीस्ट जो अभी आपको जैसे जैसे आपने लिस्ट गिनाई, तो उन कैटेगरीज पर तो आप सही बात खरे उतरे ही। इसके अलावा भी जो अगर कुछ और कैटेगरी होगी और आप कॉन्फिडेंट हैं एंड अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर ले रहे हैं, ऑनेस्ट रह रहे हैं, तो मार्क्स तो मिलेंगे ही। अच्छा, एक पेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, जो मतलब किसी भी आप इसकी तैयारी कर रहे हो लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि बेसिक पेट क्वेश्चन ये है कि आईएएस ही क्यों बनना है, इसका जवाब क्या रहता है? मतलब कितना भी आप तैयार कर लो, लेकिन ये जब क्वेश्चन सामने आता है ना, तो फिर अंदर से आता है कि अब इसमें मतलब जवाब देना क्या है कि एग्जैक्ट वो पॉइंट वो पकड़ पाएँ। तो बहुत लोग अलग अलग अपने अपने ढंग से बताते हैं कि ये होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आपसे पूछा गया था? नहीं, मेरे दोनों इंटरव्यू में नहीं पूछा। लेकिन आपके हिसाब से इसका क्या मतलब होना चाहिए? देखिए हर एस्पिरेंट की तरह मैं भी इसका प्रिपेयर करके ही गई थी बट हाँ पूछा नहीं गया, और जरूरी भी नहीं पूछा जाए, बट यस यू शुड बी प्रिपेयर्ड। देखिए हम जो कैंडिडेट स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई 3 साल उसने की, कुछ एमएससी भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, तो एक लगाव हो जाता है सब्जेक्ट की तरफ, है ना। तो अब आप चाहेंगे कि उस सब्जेक्ट को हम और आगे बढ़ा के लेकर जाएं। जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो कि कितना ज़्यादा यूज हो रहा है गवर्नमेंट में स्टैटिस्टिक्स कई क्षेत्रों में। तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी ये जो आईएएस है, ये एक टेक्निकल सर्विस है, ठीक है। आईएएस एंड अदर जो सिविल सर्विसेज है, दोज आर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हमारा टेक्निकल है, एक हम स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करते हैं। जितनी भी स्कीम्स है हमारी, गवर्नमेंट कुछ भी अगर इनिशिएटिव ले रही है, वो सारा बेस्ड होगा डेटा पर कि जनगणना जो हुई, क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है किसी रीजन की, उस हिसाब से स्कीम्स बनाई जाती हैं। और ये डेटा कौन प्रोवाइड करता है? स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के जो लोग हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सब्जेक्ट से जो जुड़े हुए हैं, वो करते हैं। तो मेरा तो एक सिंपल सा था कि मैंने स्टैटिस्टिक्स में एमएससी किया है, बीएससी किया है, मेरे 5 साल मैंने सब्जेक्ट को दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा देश के लिए, जो देश के काम में यूज करूं, जहाँ पे अगर देखिए डेटा अच्छा होगा तो आगे जो योजनाएं बनेंगी वो सब अच्छी होंगी। तो इसमें मैं अपना एक भागीदारी देना चाहती थी, इसलिए स्टैटिस्टिक्स को आईएएस मैंने चूज किया। अच्छा, अभी आपने एक शब्द का यूज किया, और टेक्निकल, तो इसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में एक बढ़िया से बता दीजिए कि मतलब टेक्निकल, और एज अ यूपीएससी आप आईएएस बनने के बाद लोग सिविल सर्वेंट अपने आप को बुलाते हैं, सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन आपने इसके टेक्निकल यूज किया हुआ कि एज अ टेक्निकल आपकी पोस्ट होती है, इसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि किस प्रकार से। देखिए आईएएस जो है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कहलाती है। जो सीएसई जो और एग्जाम्स हैं, वो क्या होते हैं, वो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। आप गूगल करिएगा, आपको और क्लैरिटी उसमें मिल जाएगी। मैंने आईएएस को टेक्निकल सर्विस इसलिए कहा क्योंकि हम जो काम करते हैं वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे करते हैं, स्टैटिस्टिकल डोमेन में हमारा काम चलता है। जो और सिविल सर्वेंट्स हैं जैसे आईएएस हुए, आईपीएस हुए, इनका पब्लिक डीलिंग बहुत होता है, दे आर डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सो इसलिए मैंने इसको टेक्निकल सर्विस कहा, बिकॉज एक स्पेसिफिक एरिया में हमारा काम होता है। और जो सर्विसेज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा करती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी जब पोस्टिंग हो तो सिर्फ आपको स्टैटिस्टिकल वर्क मिले। स्टैटिस्टिकल वर्क के साथ साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी मिल सकता है। सो मिक्स रहता है हमारा, लेकिन टेक्निकल वर्क हमारा ज़्यादा होता है। एक्सपेक्टेशंस हमसे स्टैटिस्टिक्स एरिया में ज़्यादा रहती हैं।